Bismillahirrahmanirrahim. This is CSE 101 Introduction to ICT and my name is मोहम्मद शर्जील. आज हम लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ये चैप्टर आपके इस कोर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे वो आपको आगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर BCS या BSc जो भी आप प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, जब आप सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स प्रोग्रामिंग के कोर्स पढ़ेंगे तो उनमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा. सो इस लेक्चर को आपने बहुत तवज्जो से और बहुत इंटरेस्ट लेके सुनना है क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा. इस लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर को भी अपने पास महफूज रखें इस सेमेस्टर के बाद भी, और साथ अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उनको भी ज़ाया ना करें सेमेस्टर ख़त्म होने पे, बल्कि अपने पास संभाल के रखें क्योंकि ये आपको आगे दूसरे या तीसरे चौथे सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा. ये लेक्चर और पर्टिकुलरली ये टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है. सो हमारे पास रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम होते हैं हम वो खुद सॉल्व करते हैं. किसी प्रॉब्लम का सलूशन हम खुद फाइंड आउट करते हैं. जब हमारे पास सलूशन आ जाता है तब हम उसको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कर देते हैं. वो सलूशन, प्रॉब्लम का सलूशन, जो सलूशन होता है वो कंप्यूटर के अंदर जब इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर को सिखा दिया जाता है, उसे प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो फिर वो हमारा जो प्रॉब्लम होता है उसके सलूशन को देखते हुए हमें आउटपुट देता है. जो सलूशन होता है फिर वो उसको एक बेहतर अंदाज से प्रेजेंट करता है, या फिर कह दें कि वो फास्ट ऑपरेट करता है, वो उसको एफिशिएंटली सॉल्व करता है, या फिर आप यह कह लें कि वो रिलायबल होता है. तो ये सारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन वो खुद में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता. तो प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो हमने खुद डेवलप करना है, निकालना है, और फिर जब सलूशन आ जाएगा वो कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं या जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उनका सलूशन कैसे निकालना है. ठीक है. अगर आपको ये आ गया और आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो गई कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालना है, ठीक है, तो फिर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले जो आगे सब्जेक्ट आएंगे उनको बड़ी आसानी से पास कर सकेंगे या समझ सकेंगे. सो अगर आप ये चीज़ यहाँ सीख लेते हैं कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालना है, या वो कौन सी स्किल है जिसके ज़रिए, या वो कौन से टूल्स हैं जिसको देखते हुए आप प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं या लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, तो फिर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत आसान लगेगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सबसे पहले हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट योर हेयर आर डर्टी एंड यू वांट टू क्लीन योर हेयर. आपके बाल गंदे हैं और आप बाल धोना चाह रहे हैं या साफ़ करना चाह रहे हैं. तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके बाल गंदे हैं और आप उनको साफ़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कुछ स्टेप्स लेंगे. ठीक है. कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका सलूशन निकालने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी वो स्टेप्स क्या होंगे. सो वी हैव अ प्रॉब्लम, हेयर आर डर्टी एंड देयर इज़ अ सलूशन, क्लीन हेयर. कि हमारे पास जो उसका सलूशन है प्रॉब्लम का वो ये है कि हमें साफ़ बाल चाहिए. तो करेंगे क्या हम. ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम अभी आगे जाके हम देखते हैं क्या है,
लेकिन हम एक एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम के सलूशन को फाइंड आउट करने के लिए एक एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, ठीक है। वो एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा गया है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आप वाटर टैप को ऑन करेंगे, नल चलाएंगे, फिर अपने बाल गीले करेंगे, बालों पे शैम्पू अप्लाई करेंगे, उन्हें रिंस करेंगे, मलेंगे और फिर धोएंगे अच्छे से, और फिर उसको बालों को सुखा लेंगे या ड्राई कर लेंगे। एट दी एंड आपके बाल आपको साफ मिलेंगे। सो आपके पास एक प्रॉब्लम था कि आपके बाल गंदे थे और आपने उन्हें साफ करना था। सो ये स्टेप्स अगर आपने एग्जीक्यूट किए या ये स्टेप्स आपने लिए, परफॉर्म किए, तो आपको आपका सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। लेट्स सी सम अदर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स लिखे गए हैं। हाउ टू मेक अ ब्राउनी। एक प्रॉब्लम है कि आप ब्राउनी बेक करना चाहते हैं या कोई केक बेक करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। या अगर आप चाय का एक कप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। या फिर अगर आपने किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लें, रोक लें और एक नोटपैड लेके, एक पेन लेके, इनमें से जो भी प्रॉब्लम आप समझते हैं आप उसका सलूशन लिख सकते हैं, आप वो लिखने की कोशिश करें। बेशक आप ये वाली स्लाइड में जो सलूशन लिखा हुआ है या एल्गोरिथम लिखा हुआ है उसको अपने सामने रखें और स्लाइड नंबर 5 में जो भी प्रॉब्लम्स गिवन हैं उनमें से किसी एक का सलूशन लिखें। जो भी सलूशन आपको समझ आ रहा है वो लिखें। वीडियो लेक्चर को पॉज कर लें, आगे ना सुने कुछ देर, और इसमें से किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन लिखें। ओके, अगर आपने सलूशन लिख लिया है, ठीक है, तो अब उस सलूशन को भी देखें और जो बाद में डिस्कस कर रहा हूँ उसको भी सुनें। सो फॉर इंस्टेंस, हम कहते हैं कि हमने चाय बनानी है तो उसका सलूशन लिखना है। तो आप में से ज़्यादातर बच्चों ने अगर ये प्रॉब्लम को एड्रेस किया है तो उन्हें लिखा होगा कि हम एक केतली लेते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं, आग जलाते हैं, उसमें चाय की पत्ती ऐड करते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, उसमें मिल्क ऐड करते हैं, उसको पकाते हैं, वो बॉयल होता है तो चाय रेडी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, आपने कितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आपने किस इंग्रेडिएंट को पहले ऐड किया है, किस इंग्रेडिएंट को बाद में ऐड किया है, आपने चाय को कितनी देर पकाया है या पानी को ऐड करके दूसरा इंग्रेडिएंट डालने से पहले उसको कितनी देर पकाया है, या फाइनल में कितनी देर की। सो टाइम इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सारी वो डिटेल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं चाय बनाने के लिए। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस, अगर आप ब्लैक टी विद मिल्क बना रहे हैं तब, अगर इसके बरक्स अगर आप ग्रीन टी बना रहे हैं तो स्टेप्स टोटली चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप ब्लैक टी बना रहे हैं तो फिर भी स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझें, फिर उसका सलूशन निकालें, ठीक हो गया। सो इसके अलावा अगर आपने ब्राउनी का बनाने का प्रॉब्लम का सलूशन लिखा है या गुड मार्क्स कैसे लेने हैं उसका सलूशन लिखा है, उनमें भी इसी किस्म की कुछ बातों को जहन में रखना है। सो अब देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जैसे कुछ अभी हमने देखी, बाल गंदे थे उनको साफ़ करना,
ब्राउनी बनाना या चाय बनाना या फिर गुड मार्क्स अचीव करना। ये कुछ प्रॉब्लम थी। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझें। The first step is to understand and analyze the problem and its requirements. कई दफ़ा सॉल्यूशन लिखते वक्त जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया कि चाय बनाते वक्त अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आपने दूध पत्ती बनानी है या आपने ग्रीन टी बनानी है या आपने मिक्स टी बनानी है या आपने सेपरेट टी बनानी है या आपने किसी और किस्म की चाय बनानी है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है और आप चाय बनाना शुरू कर दें तो जो आखिर में चाय बनेगी हो सकता है वो वैसी ना हो जैसी रिक्वायर्ड थी। सो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्लियरली, कोई एम्बिग्विटी ना रहे प्रॉब्लम के अंदर आपको समझने में। फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। एक तो है कि आपने प्रॉब्लम समझ लिया लेकिन उसको इन डिटेल समझें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाइक इन द केस ऑफ डर्टी हेयर द रिक्वायरमेंट इज द क्लीन हेयर। देन द सेकेंड स्टेप इज टू डिवाइज स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फिर आप वो स्टेप्स लिखें जिनके ज़रिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट। द सेकेंड इज़ डिवाइज अ सोल्यूशन और स्टेप्स जिसके ज़रिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके उनको आपने राइट डाउन करना है। अच्छा, अब द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ दी स्टेप्स इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। जो स्टेप्स आपने लिखे हैं इनको अगर आप एक ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं तो वो एल्गोरिथम बन जाता है। अब ऑर्डर यहाँ पे स्टेप्स की तो समझ आ गई कि आपने लिखे हैं। ऑर्डर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम है उसका जो सलूशन आपको चाहिए वो ही सलूशन तभी आएगा जब आप वो स्टेप्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर इंस्टेंस चाय बनाने वाले केस में देख लें, अगर आप पहले दूध ऐड कर देते हैं फिर दूध उसकी चाय की पत्ती ऐड करते हैं और फिर पानी ऐड करते हैं तो चाय का जायका कुछ और बनेगा। अगर आप पहले पानी ऐड करते हैं फिर दूध ऐड करते हैं फिर पत्ती या शुगर ऐड करते हैं तो उसका जायका कुछ और बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो डर्टी हेयर को साफ़ करने का प्रॉब्लम था उसमें अगर आप पहले पानी लगा लेते हैं और शैम्पू लगा के सुखाना शुरू कर देते हैं तो बाल साफ़ नहीं होंगे, ठीक है। सो स्टेप्स का ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा स्टेप बाद में होगा, ठीक हो गया। सो ऑर्डर में लिखने से स्टेप्स के जो सलूशन आपको चाहिए वही मिलेगा। सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और डूइंग अ टास्क। सो एल्गोरिथम बेसिकली हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन डिवाइस करके देता है या हम वो स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हैं जिससे हम सलूशन तक पहुँचते हैं। अब जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम इसमें कुछ इनपुट दिया जाता है, फिर एक एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है और हमारे पास आउटपुट आता है। इनपुट जो होता है वो प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड एनालाइज करके उसकी रिक्वायरमेंट एज एन इनपुट दिया जाता है, ठीक है। फिर एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स होते हैं, जैसे अभी बताया कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं और हमें एक आउटपुट मिलता है। जैसे यहाँ डायग्राम में बताया गया है, एक डायरेक्शन बताई गई है, इनपुट आ रहा है एल्गोरिथम में, फिर आउटपुट। जो आउटपुट होता है वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है। जैसे कि डर्टी हेयर के केस में रिक्वायर्ड सोल्यूशन था क्लीन हेयर। इनपुट क्या था कि डर्टी हेयर, शैम्पू, वाटर, ठीक है, अटाल, ये सारे के सारे एल्गोरिथम के इनपुट थे, ठीक है। सो प्रॉब्लम के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं
वो सारी हम एल्गोरिथम को इनपुट करते हैं, एल्गोरिथम फिर कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट करता है और हमें एक सोल्यूशन देता है, आउटपुट देता है, जो कि उस प्रॉब्लम का रिक्वायर्ड आउटपुट होता है। अब एल्गोरिथम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पूरे होना ज़रूरी है, तभी एक एल्गोरिथम ठीक होगा या एफिशिएंट होगा। नंबर 1, एल्गोरिथम का डेफिनेट होना ज़रूरी है। दैट मीन्स उसका स्टार्ट और स्टॉप होना ज़रूरी है। कोई भी एल्गोरिथम ऐसा नहीं होगा जो शुरू तो हो जाए लेकिन ख़त्म ना हो, ठीक है। डेफिनेट का मतलब है कि वो कहीं से स्टार्ट होगा और कहीं ख़त्म होगा, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक एल्गोरिथम शुरू हो जाए और वो ख़त्म ही ना हो। सिमिलरली एक एल्गोरिथम का इनपुट और आउटपुट होना ज़रूरी है। एल्गोरिथम ज़रूर कोई चीज़ एज एन इनपुट लेगा और ज़रूर कोई चीज़ एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ये होना ज़रूरी है। फिर जैसे मैंने अभी बताया, उसका वेल ऑर्डर्ड स्टेप्स का होना ज़रूरी है। एक क्लियरली डिफाइंड ऑर्डर में उन स्टेप का होना ज़रूरी है। पता चलना चाहिए कौन सा स्टेप पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा स्टेप बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लियरली। हम नॉर्मली उसको नंबर से मेंशन कर देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। दैट मीन 1 पहले एग्जीक्यूट होगा, 2 उसके बाद, 3 एंड सो ऑन। तो वेल ऑर्डर्ड होना उनका ज़रूरी है एल्गोरिथम के अंदर, जो स्टेप्स या जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। फिर अनएम्बिगुअस होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है। कोई ऐसी बात ना हो जिससे क्लियर ना हो सके। जैसे आप कहें कि चाय बनाते वक्त 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच शुगर डाल दें। अब इसमें थोड़ी एम्बिग्विटी है, आप टीस्पून कह रहे हैं या टेबल स्पून कह रहे हैं, ये क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि वाटर ऐड कर दो, ठीक है। आपने क्वांटिटी नहीं बताई, तो ये अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट है कि आप क्वांटिटी बताएं, इतनी क्वांटिटी में वाटर ऐड करना। फिर आप कहते हैं पुट इट ऑन स्टोव या हीट फॉर सम टाइम। अगेन ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि फॉर 5 मिनट्स और फॉर 10 मिनट्स और फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। तो एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट, या जो स्टेप आप लिखेंगे वो क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस ना हो, ठीक है। लास्ट थिंग जो कि कंप्यूटर के एल्गोरिथम में ज़रूरी है, वो ये कि जब आप एल्गोरिथम के लिए स्टेप लिखें तो वो एल्गोरिथम किसी स्पेसिफाइड टाइम में एग्जीक्यूटेबल हो। दैट मीन्स कोई कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। ऐसा ना हो कि आपका एल्गोरिथम हो बहुत अच्छा, डिज़ायर्ड आउटपुट भी दे रहा हो, लेकिन कंप्यूटर उसको कंप्यूट ही ना कर सके, चला ही ना सके। आप एक एल्गोरिथम लिखते हैं, वो एल्गोरिथम ठीक भी है, लेकिन कंप्यूटर उसको चला ही नहीं पा रहा, रन ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स जो उसके अंदर कैलकुलेशंस है अगर कुछ, तो कंप्यूटर उन कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि वो एल्गोरिथम ठीक है लेकिन इफ़ेक्टिवली कंप्यूटेबल नहीं। तो ये जो कुछ स्टेप्स बताए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम है, और इनके बगैर एक एल्गोरिथम ठीक नहीं होता। अगर इसमें से कुछ भी मिस हो जाए तो एल्गोरिथम ठीक नहीं कहलाता। तो जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे, ठीक है, जैसे आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको बताना होगा इसका सलूशन क्या है, तो आपने उसके लिए एल्गोरिथम डेवलप करना है। तो जब आप एल्गोरिथम डेवलप करेंगे तब इन स्टेप्स, इन करेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखना है। अगर इनमें से कोई करेक्टरिस्टिक मीट नहीं होता तो आपका एल्गोरिथम ठीक नहीं होगा। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। एल्गोरिथम के साथ एक रिलेटेड टर्म है जिसको कहते हैं सूडो कोड। सूडो कोड और एल्गोरिथम मिलती जुलती चीज़ें, ठीक है। सूडो कोड कहते हैं an artificial and informal language that helps in developing algorithm.
एल्गोरिथम और सूडो कोड दोनों में प्रॉब्लम का सलूशन लिखा जाता है। एक प्रॉब्लम होती है, उसका सलूशन निकालने के लिए एल्गोरिथम भी लिखा जाता है या सूडो कोड भी लिखा जाता है। दोनों में फ़र्क ये है, सूडो कोड एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट टूल है जिसमें आप लैंग्वेज का इतना ख्याल नहीं रखते या कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कि आप उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दें, ठीक है, या स्टेप्स की शक्ल में लिखें या पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिखें, ठीक है। एल्गोरिथम में ये सब बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सो एल्गोरिथम इज़ अ सिस्टमेटिक लॉजिकल अप्रोच यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कोई सिस्टमेटिक अप्रोच है जहाँ पे बताया जा रहा है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वाइल सूडो कोड्स आर स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो सूडो कोड नॉर्मली पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम आई, जैसे अभी थी कि आपके बाल गंदे हैं और उन्हें साफ़ करना है। तो आप एक कागज़ पेपर लें, कलम लें, पेन लें और लिखना शुरू कर दें अपनी ज़ुबान में कि ये ऐसे करके हम बाल धो के साफ़ कर सकते हैं। ये होगा सूडो कोड। फिर आप उस सूडो कोड से एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम में कुछ ख़ास रूल्स होंगे लिखने के, उनका ख्याल रखना होगा, वो आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल समझ लें कि सूडो कोड एल्गोरिथम में क्या फ़र्क है। दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कि जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक है वेरिएबल, एक है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब है एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर की जा सके, महफूज की जा सके। इसको आम ज़ुबान में नेम्ड मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। इसके बरक्स जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। सो फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि एक जगह है मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन है, एक जगह है कंप्यूटर के पास, एक ख़ास हिस्सा है, वहाँ पे अभी 4 स्टोर कर दो, या वहाँ पे किसी का नाम अली, अहमद, वसीम, कोई नाम स्टोर कर दो। कुछ देर के बाद मैं कहता हूँ वहाँ पे 4 की जगह 8 सेव कर दो, या 3 सेव कर दो, या 20 सेव कर दो। तो दैट मीन्स जो पहले वाली वैल्यू है वो ख़त्म हो गई, उसकी जगह नई वैल्यू आ गई। मेमोरी लोकेशन वही है, जगह वही है, लेकिन एक नई वैल्यू आ गई। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप इसको इस तरह से समझें कि जैसे ये है, ये पूरी की पूरी आपके पास एक जगह है, ठीक है। ये जो वाइट आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, अगर मैं इस हिस्से को ब्लॉक कर लूँ और मैं कहूँ इसका नाम है ए, ठीक है। इस हिस्से का मैंने ये पूरी स्क्रीन में से, ये जो पूरी आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें से मैंने ये कुछ हिस्सा ब्लॉक कर लिया है, रिज़र्व कर लिया है, अलग कर लिया, और इसको नाम दे दिया है ए। इसको कहेंगे वेरिएबल। इसको वेरिएबल कहेंगे, वेरिएबल ए। यहाँ पे मैं कुछ और लोकेशन सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कहेंगे बी। कुछ भी कह दें, एक्स कह दें, वाई कह दें, एम कह दें। ए भी एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल। ए में वैल्यू सेव होती है 4, यहाँ पे सेव होती है ए बी सी। कुछ देर के बाद मैं कहता हूँ मुझे 4 की बजाय यहाँ पे 7 सेव करना है। 4 ख़त्म हो जाएगा, 7 आ जाएगा, वेरिएट कर रही है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव करना चाह रहा हूँ एक्स एंड वाई, तो ए बी ख़त्म हो गया, एक्स वाई जी, ठीक है। कांस्टेंट भी इस तरह एक जगह होगी, ठीक है, जिसका नाम भी होगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, ठीक है। वहाँ पे 9 सेव कर दिया। अब ये 9 चेंज नहीं हो सकता, ये 9
9 ही रहेगा। ठीक है, सो वेरिएबल और जो कांस्टेंट है इन दोनों में ये फ़र्क है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ सूडो कोड एंड एल्गोरिथम, जिससे आपको इसका ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कहा गया है कि एक एल्गोरिथम लिखें जो कि स्टूडेंट का फाइनल स्कोर पता करे या कैलकुलेट करे और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करे। तो आपके पास कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम है कि आपके पास कुछ मार्क्स हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है नीचे 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, एक स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम दिया है, 4 सब्जेक्ट हैं उसके, हर एक में उसके पास एक एक नंबर आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में 60 आ गए, किसी में 80 आ गए, किसी में 70 आ गए, किसी में 30 आ गए। सो 4 मार्क्स हैं आपके पास। आपने वो 4 सब्जेक्ट का फाइनल स्कोर मालूम करना है, इन अदर वर्ड्स एवरेज मालूम करनी है, और फिर उसे स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो देखते हैं कि इसका सूडो कोड और एल्गोरिथम कैसे लिखा जाए। सो प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आपने सूडो कोड लिखना है। सो सूडो कोड में वो कहता है कि सबसे पहले आपको 4 मार्क्स चाहिए जिनकी आप एवरेज मालूम करेंगे। अगर आपके पास 4 नंबर हैं ही नहीं तो एवरेज मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को वो 4 नंबर्स एज एन इनपुट प्रोवाइड करेंगे। सो आप कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 4 मार्क्स 60, 80, 70, 30। ये 4 मार्क्स आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप उनकी एवरेज मालूम करेंगे। अब एवरेज मालूम कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ बता दिया गया है। ऐड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय 4, फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। अगर आप ये स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हैं जो सूडो कोड में लिखे हैं, तो आपके पास स्क्रीन पे 4 मार्क्स की एवरेज आ जाएगी या फाइनल स्कोर आ जाएगा। हमने देखा कि सूडो कोड कैसे लिखा जाता है। अब ये देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है। इसी प्रॉब्लम का अगर एल्गोरिथम लिखना हो तो ये जो नीचे अभी स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में सबसे पहले आपने एक कीवर्ड यूज़ करना है, ये स्टार्ट, ठीक है, और ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और एक कीवर्ड है एंड, जो सबसे आखिर में लिखा जाएगा। हर स्टेप को आपने नंबर दे के लिखना है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टार्ट और एंड के साथ स्टेप नंबर नहीं आएगा, बाकी सब के साथ आपने स्टेप नंबर लिखना है। एल्गोरिथम लिखते वक्त हम उसको हमेशा स्टार्ट से शुरू करेंगे, एंड पे ख़त्म करेंगे। ये कैपिटल में लिखा जाएगा, स्टार्ट भी और एंड भी। उसके बाद आपने जितने स्टेप्स लिखने हैं उनको नंबर करके लिखना है, या जितनी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है उनको नंबर करके लिखना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। उसके बाद नॉर्मली जो सूडो कोड होता है उसकी एक लाइन को एक स्टेप में, एल्गोरिथम की एक स्टेप में लिख दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एनी हाउ, अब एल्गोरिथम के लिए आपने यहाँ पे लिखा है अगेन एक कीवर्ड इनपुट। फिर आपने वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं, ये n1, n2, n3, n4, ये वो वेरिएबल है। इनपुट का यहाँ पे मतलब ये है कि आप कोई चीज़ एल्गोरिथम को इनपुट कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में 4 मार्क्स चाहिए, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, जिनकी बेस पे एवरेज निकल के फाइनल स्कोर कैलकुलेट होगा। सो 4 मार्क्स आपको चाहिए एज एन इनपुट, जो कि यूज़र इनपुट करेगा। सो ये 4 वेरिएबल में वो 4 मार्क्स सेव हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे कि अगर आपके पास 4 मार्क्स एंटर करने हैं तो आपको 4 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो वो 4 जो मार्क्स हैं उनके लिए आपको जो 4 वेरिएबल्स चाहिए वो अब आप इस स्पेस में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, किसी भी जगह पे मेमोरी में वो 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसको नाम दे दिया n1,
इसको नाम दे दिया n2, इसको नाम दे दिया n3, इसको नाम दे दिया n4। अब जो 4 मार्क्स एंटर होंगे वो इन वेरिएबल्स की जो मेमोरी है वहाँ पे एंटर होंगे। सो इस इनपुट का यहाँ पे ये मतलब है। फिर है स्कोर, एक और वेरिएबल। ठीक है, जब आप ये 4 वेरिएबल्स में वैल्यू एंटर कर लेंगे फिर आपका कंप्यूटर एवरेज कैलकुलेट करेगा और उसको स्कोर नाम के एक वेरिएबल में सेव कर देगा। तो जो एवरेज कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे ये स्कोर वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगी। यहाँ पे ये जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये जो सिंबल यहाँ पे है, ये एरो का सिंबल, इसका मतलब है ये एवरेज कैलकुलेट हो रही है। 1 n1 n2 n3 n4 को 4 पे डिवाइड किया है, एवरेज कैलकुलेट होके स्कोर में सेव हो जाएगी और जो फाइनल स्कोर है फिर वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। सो ऐसे करके आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन लिखते हैं सूडो कोड एल्गोरिथम के ज़रिए। अब ये तो एक बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम था, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी नई चीज़ें देखी। अब देखते हैं कि एल्गोरिथम लिखने के रूल्स क्या हैं। पहले वो रूल स्टडी करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एल्गोरिथम की। सो द फर्स्ट रूल ऑफ द एल्गोरिथम इज़ कि आपने इनपुट कैसे करना है। इनपुट, जैसे कि हमने ऊपर एल्गोरिथम वाले स्लाइड में देखा था कि एक एल्गोरिथम में इनपुट और आउटपुट मस्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम में बताया गया कि इनपुट और आउटपुट का होना मस्ट है। तो इसलिए जब आपने एल्गोरिथम में कोई चीज़ इनपुट करनी है तो आपने हमेशा इनपुट का कीवर्ड या गेट का कीवर्ड लिखना है। ये दोनों सेम ही है, एक ही बात है, या इनपुट लिख लेंगे या गेट लिख लेंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नेम सेपरेटेड बाय सिंगल कॉमा। ठीक है, यहाँ नीचे एग्जांपल्स बताई गई हैं। यहाँ देखें, इनपुट ए, इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट कर रहे हो जो कि किसी एक जगह पे जाके सेव होगी जिसका नाम रखा गया है ए। सेकेंड लाइन में वो कह रहा है इनपुट ए कॉमा बी, इसका मतलब है 2 लोकेशंस हैं। ठीक है, ए भी है और बी भी है। ए में भी इनपुट हो सकता है, बी में भी इनपुट हो सकता है। जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट करेंगे या वो ए में जाके सेव होगी या वो बी में जाके सेव होगी। क्लियर हो गया। सिमिलरली गेट, जैसे मैंने बताया गेट और इनपुट सेम ही चीज़ है। तो अगर आप गेट लिखते हैं या इनपुट लिखते हैं बात एक ही। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ इनपुट करना चाहेंगे तो आप इनपुट या गेट का कीवर्ड लिखेंगे। किसी भी एल्गोरिथम में इनपुट ज़रूरी होता है बहुत, इनपुट के बगैर एल्गोरिथम नहीं चलता। फिर आपके पास है आउटपुट। आउटपुट भी वैसे ही जैसे इनपुट है। मैंने आपको बताया है कि आउटपुट सलूशन होता है। तो जैसे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है, या स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होते हैं वो हैं आउटपुट, डिस्प्ले, राइट या प्रिंट। अगेन ये सब सेम ही हैं, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप जब कंप्यूटर पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो 2 किस्म से होती है। एक तो जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। एक आप वैसे ही कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ये यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। आपने इनपुट लिया n1 में कुछ, n2 में कुछ, n3 में कुछ और n4 में कुछ। इन सब की आपने एवरेज मालूम की और उसको सेव कर दिया आपने स्कोर में। इन सब की एवरेज आई जो आपने उसको स्कोर में सेव कर दिया। यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं वो 75 है। ठीक हो। अब आप इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आउटपुट होगा आपका। अब ये आउटपुट कहाँ से आया है?
ये जो आपका आउटपुट आया है ये कहाँ से आया? ये आपके इस वेरिएबल से आया है। इस केस में आपको जैसे यहाँ बताया गया है प्रिंट के आगे या डिस्प्ले के आगे वेरिएबल का नाम लिखना है। तो ये करेगा क्या, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले करवा देगा, प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कोई भी वैल्यू वहाँ पड़ी होगी, लेकिन उसके आगे आपने वेरिएबल का नाम लिखा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट और उसके आगे लिख दूँ A या उसके आगे लिख दूँ N1, तो फिर A में जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी या N1 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट के आगे अगर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो जो स्टेटमेंट जो वैल्यू वेरिएबल में सेव है वो प्रिंट हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू आप वेरिएबल में सेव करते हैं वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप वेरिएबल की वैल्यू सेव की हुई नहीं प्रिंट करवाना चाहते, कोई और मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का मैसेज, तो फिर आपने उसको डबल कोट्स में बंद करना है या इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है। ठीक है, वेरिएबल को नहीं, उसके अलावा। तो जैसे यहाँ पे है, ये जस्ट एक मैसेज है, एंटर अ नंबर, जिसको हमने आउटपुट किया या स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ठीक है, और आगे आप लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर हेलो, तो स्क्रीन पे हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं प्रिंट और आगे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं N1, तो N1 में जो वैल्यू सेव हुई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। N1 को आपने डबल कोट्स में बंद नहीं करना, हेलो को डबल कोट्स में बंद करना, क्योंकि हेलो एक ऐसा मैसेज है जो आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। N1 में वैल्यू पहले से सेव है। ठीक हो गया? तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है यहाँ पे। सो एक हो गया इनपुट, एक हो गया आउटपुट। अब आगे चलते हैं। स्टोरेज या असाइनमेंट, कोई चीज़ अगर सेव करनी है, ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज़ को सेव करते हैं। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन के अंदर एक जगह है जहाँ पे हम सेव करते हैं। ठीक है, तो उस सेव करने के लिए आप उसको सेव लिख सकते हैं, स्टोर लिख सकते हैं, ठीक है, या सेट लिख सकते हैं। तो जब आप वैल्यू सेव करेंगे या स्टोर करेंगे या सेट करेंगे, तब आपने किसी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव करनी। सो जैसे आप कह रहे हैं सेट x इज़ इक्वल टू 8, इसका मतलब है x एक वेरिएबल है। ठीक है, मेमोरी के अंदर एक जगह है ऐसी x, अब उसके अंदर आप वैल्यू 8 सेव कर रहे हैं। ठीक हो गया? सिमिलरली आप देख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 2 या 3, कुछ भी, एक और मेमोरी लोकेशन होगी y, उसके अंदर आप 2 सेव कर रहे हैं। ठीक हो गया? एंड सो ऑन। सो एक ये असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ होता है, एक ये यूज़ होता है, ये सेम ही है। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया। ठीक है, एक ये असाइनमेंट का ऑपरेटर भी यूज़ होता है जो कि इस स्लाइड में यहाँ पे यूज़ हुआ था। ठीक है, तो कोई भी आप असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर है उसके बाद मैथ्स के कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो प्लस है जैसे, ठीक है, माइनस है, ठीक हो गया, या डिवीज़न है या मल्टीप्लिकेशन है। जो कंप्यूटर में प्लस है वो ये सिंबल होता है, जो माइनस है वो ये सिंबल होता है।
प्लस जो है वो इज़ इक्वल टू के साथ, कीबोर्ड पे इज़ इक्वल टू के साथ लिखा होता है, नॉर्मली बैक स्पेस के साथ। जो माइनस है, ये प्लस के साथ वाली जो की है वो होती है नॉर्मली, ठीक है, हाइफन जिसको कहते हैं या जिसको माइनस कहते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन है वो 8 के ऊपर की होती है, वो कुछ ऐसे करके बना होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्टेरिक जिसको कहते हैं। जो डिवीजन है वो कंप्यूटर में फॉरवर्ड स्लैश को कहते हैं। जो नॉर्मली क्वेश्चन मार्क्स के साथ जो की होती है वो होती है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अलावा कंप्यूटर में एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है जो परसेंटेज का सिंबल होता है। जो परसेंटेज का सिंबल होता है, जो कि ज़्यादातर 5 जो की है उसके ऊपर होता है कीबोर्ड की, उसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं या रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। जब आप दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हो नंबर्स को, तो जो रिमाइंडर बचता है ये वो उसका आउटपुट देता है। ठीक हो गया, आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, उसके अलावा कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होते हैं। इसको कहते हैं लेस देन का सिंबल, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेटर देन का सिंबल। ये कॉमा और फुल स्टॉप के साथ कीज़ होती हैं। एक होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू। एक्सक्लेमेशन मार्क 1 के ऊपर होता है, 1 की के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वल टू। दो इक्वल टू लिखेंगे, दैट इज़ इक्वल टू, ठीक है। यानी कि आप कहते हैं 4 इज़ इक्वल टू 5, तो ये ठीक है या गलत है, सही है। इसमें आप नॉट इक्वल टू, सो नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये वो ऑपरेटर्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, ठीक हो गया। सो हमने रूल्स ऑफ एल्गोरिथम में 4 मेन रूल्स देखे हैं, ठीक है। नंबर 1 इनपुट, ठीक है। नंबर 2 आउटपुट या डिस्प्ले राइट। नंबर 3 स्टोरेज, स्टोरेज में असाइनमेंट के ऑपरेटर्स, सेव के या स्टोर के कीवर्ड्स। नंबर 4 अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, प्लस, माइनस, डिवीजन, सब, मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर आर अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो मैथ्स के बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स या ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपने याद रखने हैं। अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो ठीक से नहीं लिख सकेंगे। सो ये चारों के चारों रूल्स ऑफ एल्गोरिथम आपको ठीक से याद रखने हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। स्ट्रक्चर थ्योरम। स्ट्रक्चर थ्योरम क्या होता है? स्ट्रक्चर थ्योरम आपको ये बताता है कि जब आपने एल्गोरिथम लिखना है तो एक एल्गोरिथम 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर के ज़रिए लिखा जा सकता है। कोई भी एल्गोरिथम लिखने के लिए ये 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर थ्योरम। नंबर 1 इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज रिपीटिशन स्ट्रक्चर, नंबर 3 इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ बताया गया है कि आपने अगर ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक जाना है तो आपको पहले 1, 2, 3, 4 करना पड़ेगा, 5, 6, 7, 8, 9 करना पड़ेगा, फिर आप ग्रेड 10 में जाएंगे। सिमिलरली रिपीटिशन स्ट्रक्चर जो है वो आपको ये बताता है कि आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर कोई काम कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करने के लिए वो 10 दफ़ा करना है तो आप वो 10 दफ़ा करेंगे तो वो कंप्लीट होगा। दैट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन स्ट्रक्चर।
फिर है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास साइंस और आर्ट्स में से क्या चूज़ करना है सब्जेक्ट, वो एक ऑप्शन है आपके पास, तो आप दोनों में से एक चूज़ करेंगे। तो आपके पास इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की ऑप्शन थी, तो आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया। इसे कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर, एक एल्गोरिथम में कैसे यूज़ होता है। तो एल्गोरिथम में सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपने जो स्टेप्स लिखने हैं वो ऑर्डर में लिखने हैं। दैट मीन्स एल्गोरिथम के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये लिखना ज़रूरी है, मस्ट है। इसी से पता चलेगा कौन सा स्टेप पहले है, कौन सा स्टेप बाद में। ठीक है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर आपको बताता है कि जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने बात याद रखनी है। सेकेंड इज़ रिपीटिशन। रिपीटिशन को दूसरे वर्ड्स में लूप भी कहा जाता है। लूप भी यही होता है कि आप एक जगह से शुरू हुए हैं और गोल घूम के वहीं आ गए और फिर दोबारा से शुरू कर लिया। तो रिपीट भी यही होता है कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। अब रिपीट कितनी दफ़ा करना है, ठीक है, ये पहले से गिवन होता है कि आपने ये चीज़ इतनी दफ़ा रिपीट करनी है। जो रिपीट कराई जाती है चीज़ जितनी दफ़ा, वो बेसिकली एक वेरिएबल से कंट्रोल की जाती है एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर में तो आपको बता दिया कि जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है उसमें एल्गोरिथम में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके लिखना है ताकि पता चले कौन सा स्टेप पहले है और कौन सा बाद में। रिपीटिशन के अंदर, एल्गोरिथम के अंदर कोई चीज़ रिपीट करनी हो तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं उसको लिखने के। अब वो रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो रिपीटिशन स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो है फॉर लूप या फॉर रिपीटिशन स्ट्रक्चर। फॉर रिपीटिशन स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर इसलिए लिखा जाता है ताकि आप कोई काम एक से ज़्यादा दफ़ा करना चाह रहे हैं, सेम ही काम आप एक से ज़्यादा दफ़ा करना चाह रहे हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल रियल वर्ल्ड में अगर आप लेना चाहें तो जैसे मेरे पास स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है, तो मुझे सब स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 है या 60 है, तो एक ही काम, अटेंडेंस वाला काम बार बार करना है। या फिर मुझे एग्ज़ाम्स मार्क करने हैं, पेपर्स चेक करने हैं, एक ही काम बार बार करना है। ठीक है, इस तरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रियल वर्ल्ड में जो आप रिपीटेडली करते हैं, सेम काम बार बार करते हैं। एक तरीका तो ये है कि उसके लिए हर दफ़ा एक नई स्टेटमेंट लिखें। तो अगर मुझे 50 लोगों की अटेंडेंस लगानी है तो मैं 50 स्टेटमेंट्स लिखूँगा। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल ले लें, मुझे स्क्रीन पे हेलो 50 टाइम्स प्रिंट करना है, या मुझे स्क्रीन पे वेलकम 50 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा? प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो 50 टाइम्स। ठीक हो गया, तो इससे बेहतर है कि मैं कोई रिपीटिशन स्ट्रक्चर यूज़ कर लूँ, जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है ये वाला। अब ये क्या कर रहा है, ये आपके सामने जो नंबर है इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा है। ये जो नंबर है ये बेसिकली यहाँ से एक वेरिएबल है। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो जितनी दफ़ा ये रिपीटिशन स्ट्रक्चर रिपीट होगा उतनी दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रिपीटिशन स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ये फॉर रिपीटिशन स्ट्रक्चर है। हम आगे जाके दूसरे भी देखेंगे। जो फॉर रिपीटिशन स्ट्रक्चर है ये लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट और ये एंडिंग ब्रैकेट। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, लास्ट वाली को छोड़ के, फर्स्ट एंड सेकंड सेमी कॉलन पे। तो ये एक सेक्शन हो गया इसका।
ये इसका दूसरा सेक्शन हो गया और ये इसका तीसरा सेक्शन हो गया। तो 3 सेक्शन हैं जो कि इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जब आपने रिपीट करना है तो बताना है कितनी दफ़ा रिपीट करो, वो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है। वहाँ पे आपने लिखा है एक वेरिएबल नंबर, उसको आपने 1 असाइन कर दिया। फिर आपने लिखा है नंबर लेस देन 10, उसको आपने कंपेयर किया है कि वो 10 से छोटा है। अगर वो 10 से छोटा है तो यहाँ पे फॉर स्टॉप हो जाता है। फॉर में असाइनमेंट होती है, यहाँ पे वो कंपेयर करता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, फिर वो यहाँ आ जाता है और फिर वो नंबर को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, फिर वो दोबारा से जाएगा। अब सेकंड टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि सिर्फ कंपैरिजन करेगा। ठीक है, और नंबर को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, सो आई रिपीट दिस अगेन। जो फॉर है, रिपीटिशन स्ट्रक्चर या फॉर लूप जिसको कहते हैं, वो कैसे लिखा जाता है? उसमें एक फॉर का कीवर्ड होता है और एक एंड फॉर का कीवर्ड होता है। ठीक है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। फॉर के बाद आपने ये ब्रैकेट डालनी है एंगुलर और ये ख़त्म करने वाली ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर 3 सेक्शन लिखे जाते हैं, 1 सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन के बाद सेमीकोलन डाला जाता है, थर्ड के बाद नहीं डाला जाता। ठीक है, सो ये 3 सेक्शन बन गए। जो पहला सेक्शन है ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, ओनली वंस, जब लूप स्टार्ट होता है। जो ये है ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट होता है जितनी दफ़ा लूप चलता है। ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन पहली दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके बाद हर दफ़ा होता है। तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है कि सबसे पहले आपके पास एक वेरिएबल है नंबर 1, उसको 1 असाइन कर, एक वेरिएबल है नंबर, उसको 1 असाइन कर दिया जाता है। उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है कि वो 10 से कम है। अगर वो 10 से कम है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो एग्जीक्यूट कर दी जाती है। जैसे यहाँ लिखा है डिस्प्ले नंबर, तो ये नंबर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलेगी जो थर्ड स्टेटमेंट है फॉर की। ठीक हो गया। इसमें वो कह रहा है प्लस प्लस, नंबर प्लस प्लस का मतलब है, इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं कि नंबर, ठीक है, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है नम, पूरा लिखेंगे आप, प्लस सॉरी इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इस प्लस प्लस का मतलब है कि आपने नंबर के अंदर 1 इंक्रीमेंट करना है। तो पहले नंबर था 1, नंबर प्लस प्लस से वो हो गया 2। ठीक है, अब दोबारा से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे मैंने बताया था, ये और ये स्टेटमेंट अब हर दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होती है। तो नंबर की वैल्यू होगी 2, 2 को कंपेयर किया जाएगा 10 से, 2 लेस से कम है, 2 10 से कम है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा वो नंबर अगेन। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2। फिर दोबारा से नंबर इंक्रीमेंट होगा, नंबर की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस 10 से कम है, यहाँ पे 3 डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन ये इंक्रीमेंट होगा 4, 4 10 से कम है, यहाँ 5, 5 10 से कम है, डिस्प्ले 5, 6, 6 10 से कम है, डिस्प्ले 6, 7, 8, 9, 10, एक बार आएगा ये 10 हो जाएगा, 10 10 से कम नहीं है तो ये डिस्प्ले नहीं होगा और ये लूप एंड हो जाएगा। तो जब ये पूरा एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास 1 से लेके 9 तक नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब इस वीडियो को अगेन पॉज करें, कुछ देर के लिए रोकें और यही स्ट्रक्चर चेंज करके लिखें जिसमें 1 से लेके 10 तक ये लूप चले और आपके पास स्क्रीन पे हेलो डिस्प्ले हो। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर डिस्प्ले हो रहे थे। अब आपने करना ये है कि स्क्रीन पे
9 टाइम्स हेलो डिस्प्ले करवाना है। ओके, आपने ये अगर लिख लिया है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करना है, ये, क्योंकि बाकी ये लूप 9 टाइम्स चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ इस डिस्प्ले में इस हिस्से को ख़त्म करके, क्योंकि ये वेरिएबल का नेम था, तो जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो रही थी, आपने यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो लिख देना है। हेलो एक ऐसा मैसेज है जो हम डिस्प्ले खुद करवाना चाह रहे हैं 9 टाइम, इसलिए मैंने उसको डबल कोट्स में बंद किया है। डबल कोट्स में बंद करने से अब हेलो जो है वो स्क्रीन पे 9 टाइम्स डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगेन आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करें और जो आपने फॉर स्ट्रक्चर लिखा था जिसमें नंबर हेलो को 9 टाइम प्रिंट करवाया था, उसमें आपने हेलो को 15 टाइम प्रिंट करवाना है, 15 टाइम। तो वो करके देखें, खुद से लिखें अपने नोटपैड पे पेंसिल के ज़रिए, वीडियो को पॉज करें। ओके, इसमें आपने अगर जब लिखना है तो यहाँ पे एक आप हेलो लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, अगर आपने इसको 15 टाइम प्रिंट करवाना है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो लिखी हुई है, सो ये 10 लिखी हुई है, इसको आप 16 करेंगे, 15 नहीं 16, क्योंकि हम पहले 9 टाइम हेलो प्रिंट करवा रहे थे तो 10 पे टर्मिनेट हो रहा था, क्योंकि ये लेस देन है, तो ये 16 करेंगे। अगर आपने 15 लिखा है तो गलत लिखा है, वो 14 टाइम चलेगा। 16 का मतलब है कि 15 तक जाएगा, जब 16 वैल्यू होगी तो टर्मिनेट होगा, दैट मीन्स वो 15 तक चलेगा, तो 15 टाइम हेलो प्रिंट हो जाएगा। आई होप अभी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ओके, वी मूव फॉरवर्ड। जो दूसरा स्ट्रक्चर है रिपीटिशन का, उसको कहते हैं वाइल। ये भी वैसे ही है जैसे फॉर है, ठीक है, लेकिन ये वाइल है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वाइल लिखने का तरीका ये है कि जैसे आप फॉर में लिखते थे, फॉर कीवर्ड और एंड फॉर कीवर्ड, यहाँ से ये स्टार्ट होता था, यहाँ पे ख़त्म होता था, जो भी इसके बीच में होता था वो रिपीट हो जाता था। सो वाइल में आप लिखते हैं वाइल, अगेन ये ब्रैकेट, ये एंडिंग ब्रैकेट और ये एंड वाइल, इसके बीच में जो भी होता है वो उतनी दफ़ा रिपीट हो जाता है, ठीक है। सो वाइल हेयर, एंड वाइल, एंड यहाँ पे वो ब्रैकेट्स। फॉर के केस में हम तीनों स्टेटमेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन के ज़रिए ख़त्म करते हैं। लेकिन वाइल के केस में ये जो पहली स्टेटमेंट है विदाउट दिस सेमीकोलन, पहली स्टेटमेंट हम वाइल के पहले लिखते हैं, वाइल से पहले। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाली कंपैरिजन वाली विदाउट द सेमीकोलन, ये इस ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, लेकिन सेमीकोलन नहीं लगाते। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये वाइल के अंदर लिखते हैं, वाइल के अंदर, सिर्फ इसमें यही फ़र्क है, करेगा ये भी वही, ठीक है। जो ये कर रहा है वाइल फॉर की तरह ही चलेगा, ठीक है, वाइल और फॉर एक ही तरह चलेगा, ये भी वही करेगा, यहाँ पे नंबर 10 टाइम डिस्प्ले करवाएगा, 9 टाइम, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्प्ले होगा। फ़र्क सिर्फ ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 1, ये सेम ही है अगर आप लिखते हैं नंबर प्लस प्लस, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। क्लियर हो गया? अब अगेन वीडियो को पॉज करें और अपने पास नोटपैड में वाइल यूज़ करते हुए, ये वाइल यूज़ करते हुए, ठीक है, आपने स्क्रीन पे वेलकम मैसेज प्रिंट करवाना है 8 टाइम्स, ठीक है, 8 दफ़ा स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है वेलकम।
आई होप आपने ये लिख लिया होगा। सो यहाँ पे हमने करना क्या है, 8 टाइम्स प्रिंट करवाना था वेलकम, तो यहाँ पे आप ये नंबर की बजाय लिख देंगे वेलकम और इसको डबल कोट्स में बंद कर देंगे। यहाँ पे आपने लिखना होगा 9 क्योंकि 8 टाइम प्रिंट करवाना, या फिर आप इस स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ नम करके, नम इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, तब ये 8 टाइम्स चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इक्वल टू नहीं डालते तो फिर आपको इसको 9 टाइम लिखना पड़ेगा, ये 8 कैंसिल करके, ताकि ये 8 टाइम्स चले। ठीक हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें, कि हमारे ऑनलाइन सेशन में फिर आप उसको पूछ सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं डू वाइल। डू वाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अगेन रिपीटिशन होती है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स भी हो फिर भी जो लूप है या जो रिपीटिशन है वो एक दफ़ा ज़रूर होती है, ठीक है। इसको लिखने के लिए ये वाइल की तरह ही लिखा जाता है, ऐसे वाइल और एंड वाइल है, ठीक है। लेकिन इसमें डू से स्टार्ट होता है, वाइल पे ख़त्म होता है, इसमें कोई एंड वाइल नहीं है या एंड फॉर नहीं है, एंड इसमें नहीं लिखा जाता, एंड होता है लेकिन एंड लिखा नहीं जाता। ये डू से स्टार्ट होता है, वाइल पे एंड होता है, ठीक है। इसके लिखने का तरीका ये है, ठीक है। इसमें अगेन ये स्टेटमेंट ऐसी लिखी जाती है, पहली वाली कंपैरिजन की इसके बीच में इंक्रीमेंट होने वाली, या ये स्टेटमेंट इसके अंदर डू और वाइल के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डू से स्टार्ट होता है और वाइल पे एंड होता है, सिर्फ ये फ़र्क। अब ये जो लूप है ये एक दफ़ा ज़रूर चलता है, चाहे ये स्टेटमेंट, ये जो कंपैरिजन वाली है, ये गलत ही क्यों ना हो, यानी कि ये पहली दफ़ा में ही टर्मिनेट हो जाए, लेकिन ये एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। अब इस केस में तो ये वही करेगा जो पहले 2 लूप कर रहे हैं, लेकिन अगेन वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें इसको चेंज करने की, कि ये सिर्फ एक दफ़ा चले। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। इसको अगर आप 12 बना दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, नंबर इज़ इक्वल टू 12, डू डिस्प्ले नंबर, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 + 1 13, 13 इज़ लेस देन 10, ठीक है, ये गलत हो जाएगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसने एक दफ़ा लूप के अंदर जो स्टेटमेंट थी उनको ज़रूर प्रिंट करवाया, तो यही फ़र्क है डू वाइल से वाइल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है फॉर, एक है वाइल, एक है डू वाइल, ये तीनों रिपीटिशन ही कर रहे हैं। चलें, डू वाइल की तो बाकी दोनों से फ़र्क समझ आता है, लेकिन फॉर और वाइल एक ही तरह काम कर रहे हैं, इन दो की अलग से ज़रूरत क्यों है? जब आप ऑनलाइन सेशन में आएंगे तब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा, इसको सर्च करें, सोचें, एंड व्हेन आई आस्क क्वेश्चन तो फिर आप में से जिसको मैं कहूँगा उसको आंसर करना होगा। ठीक हो गया, क्लियर है? ओके, यहाँ तक ये पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर स्टॉप करते हैं। सो लेट्स रिपीट कि हमने क्या सीखा इसमें, ठीक है। सो हमने ये स्टार्ट किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो जब आपके पास प्रॉब्लम गिवन होती है, कोई भी प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड की, तो हम सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या ठीक से, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या सलूशन चाह रही है, वो प्रॉब्लम से सलूशन हमें क्या चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड किया जाए प्रॉब्लम है क्या डिटेल में, उसकी सारी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या सलूशन हमें चाहिए। फिर हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं एक स्टेप बाय स्टेप मेथड के ज़रिए। वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ स्टेप्स एल्गोरिथम कहलाता है। जो सलूशन हम लिखते हैं उसके स्टेप्स एक ख़ास ऑर्डर में लिख दिए जाएं,
या लिखे जाएं तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक हो गया। किसी भी एल्गोरिथम के लिए इनपुट और आउटपुट का होना ज़रूरी है। इनपुट नॉर्मली प्रॉब्लम होता है और उसके साथ जो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होती हैं वो होती है, और जो आउटपुट है वो प्रॉब्लम का सलूशन होता है। जो एल्गोरिथम है वो इनपुट एक्सेप्ट करता है और एक आउटपुट जनरेट करता है। एल्गोरिथम में का डेफिनेट होना ज़रूरी है। दैट मीन्स उसका कोई स्टॉप ज़रूर होगा, उसका कोई स्टार्ट होगा, स्टार्ट यानी कि उसका कोई शुरू होगा, और उसका कोई एंड होगा, उसका कोई फुल स्टॉप होगा। जो एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स लिखे जाएंगे वो वेल ऑर्डर्ड होना ज़रूरी है, किसी ख़ास ऑर्डर में, क्लियरली मेंशन। उन स्टेप्स का अनएम्बिगुअस होना ज़रूरी है, उसमें एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, और वो इफ़ेक्टिवली कंप्यूटेबल हों। दैट मीन्स कंप्यूटर के ऊपर वो एक फ़िक्स टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो सके। फिर हमने देखा एल्गोरिथम और सूडो कोड में फ़र्क क्या है। तो सूडो कोड एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, लैंग्वेज फ्री टूल है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कमांड्स लिख सकते हैं, स्टेप्स लिख सकते हैं। एल्गोरिथम लिखने के लिए कोई ख़ास किस्म के रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। एल्गोरिथम आप फ्री हैंड नहीं लिख सकते, उसके कुछ ख़ास रूल हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। फिर हमने दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब है एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो। ठीक है। फिर हमने ये एक एग्जांपल देखी, एक एल्गोरिथम और सूडो कोड की एग्जांपल, जिसमें हमने 4 मार्क्स लेके स्टूडेंट का फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया, उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। ठीक हो गया। फिर हमने एल्गोरिथम के रूल्स देखे। एल्गोरिथम लिखने के 4 बेसिक रूल्स। इनपुट कैसे लेना है, ठीक है, उसके लिए इनपुट और गेट का कीवर्ड है, फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम इसलिए लिखते हैं कि जब आप इनपुट करेंगे तो वो इनपुट कहीं जाके सेव होगा, जिस जगह पे वो सेव होगा उसको वेरिएबल कहते हैं। आउटपुट के लिए भी कुछ कीवर्ड्स हैं, आउटपुट, डिस्प्ले, राइट, प्रिंट। आउटपुट के लिए आप वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं आउटपुट कराने के लिए, ताकि जो वेरिएबल में वैल्यू है वो आउटपुट हो जाए, या फिर आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर हमने देखा कि आपने असाइनमेंट या स्टोरेज कैसे करनी है। उसके लिए सेव या स्टोर का कीवर्ड है, या फिर इज़ इक्वल टू का सिंबल है, या ये इज़ इक्वल टू का सिंबल है, या ये इज़ इक्वल टू का सिंबल। फिर हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। सो देयर आर सम अर्थमेटिक एंड देयर आर सम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन एल्गोरिथम्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो मैथ्स के बेसिक अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर। लॉजिकल में लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर थ्योरम को देखा। स्ट्रक्चर थ्योरम में 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। एक को कहते हैं सीक्वेंस, एक को रिपीटिशन, एक को सिलेक्शन। सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपने एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करवाने हैं। पहले स्टेप 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 एंड सो ऑन। रिपीटिशन स्ट्रक्चर ये कहता है कि आप किसी चीज़ को या कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद इन वन एल्गोरिथम। फिर रिपीटिशन स्ट्रक्चर हमने 3 किस्म के देखे, एक फॉर, एक वाइल और एक डू वाइल। फिर हमने डिटेल से देखा कि जो फॉर है वो कैसे लिखा जाता है, या वाइल कैसे लिखा जाता है, या डू वाइल कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे ये लेक्चर स्टॉप करते हैं, ठीक है, और बाकी का हिस्सा सेकंड लेक्चर में कवर करें।